अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अवान। मैं हूं हसन लियाकत। आज इस्लामाबाद और शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ चाहता है और एक बार फिर जो मानसून के हवाले से प्रेडिक्शंस की जा रही थी वो प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होते हुए इस्लामाबाद में गिरदोनवा में बारिशें हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन बारिशों को कहीं ना कहीं पे आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन बारिशों के बाद जो हब्स होती है उसको हम बिल्कुल इंजॉय नहीं करते हैं। ख़वातीन वज़ात स्ट्रेट अवे अपनी स्टोरीज़ की जारी बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। इस्लामाबाद की मैंने बात की तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ही आपको मैं खबर बताने लगूँ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शोबाजात में कैशलेस निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया है। अब शहरी ऑनलाइन और डिजिटल तरीक़ों से अदायगियाँ कर सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें CDA के मुख्तलिफ शोबाजात में कैशलेस निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन CDA ने हिदायत दी कि इदारे में शफाफियत और सहूलत को फ़रोग देने के लिए तमाम सर्विस को जो अदायगी की जाएगी वो QR कोड्स के मुताबिक की जाएगी, उनके ज़रिए की जाएगी। और उनका कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस, ज़मीन की मुंतकिली, पार्किंग फ़ीस और दीगर सर्विसेज की फ़ीसेस भी अब शहरी ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से अदा कर सकेंगे। चेयरमैन ने कहा कि इस्लामाबाद को सेफ सिटी से स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए CDA पुरअज़्म है और इस मकसद के हुसूल के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। इस ज़मन में बैंकों के इश्तराक से ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशंस भी मुतारिफ़ करवाई जाएंगी, जिनके ज़रिए शहरी घर बैठे सर्विसेज हासिल कर सकेंगे। एग्जैक्टली और बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। अब बहुत से बैंकों से भी, स्टेट बैंक हो गया और जितने भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उनसे रब्ते भी किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी करप्शन कम हो जाएगी। दूसरा, आप बगैर लाइनों में लगे बिल अदा अब नहीं, मतलब उसके अलावा आप अदा कर लेंगे डिजिटल तरीके से। पहले आपको क्या होता था, लाइनों में लगना पड़ता था। उसके बाद क्या होगा कि आपका टैक्स नेट बढ़ेगा, डिजिटल इकोनॉमी को फ़रोग मिलेगा। तो इस हवाले से बहुत से ये स्टेप्स हैं। कुछ चैलेंजेस भी आएंगे यकीनी तौर पर जब आप इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, लेकिन अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये बहुत अच्छा तरीकाकार होगा तमाम लोगों के लिए। सब लोग इससे महफूज अदायगियां भी कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको रूस लिए चलते हैं, जहां पर कैंसर के इलाज के हवाले से एक बहुत बड़ा, आप ये कहें कि ह्यूज स्टेप मुतारिफ करवाया जाने लगा है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन की पहली इंसानी आजमाइश की तारीख का ऐलान कर दिया है। रूस में कैंसर के मरीजों को एक नई ज़ाती नोयत की वैक्सीन आइंदा चंद माह में दी जाना शुरू कर दी जाएगी और ये ऐलान रूस के मारूफ इदारे की तरफ से किया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि जो इदारे के डायरेक्टर हैं एलेक्जेंडर गिंस्टबर्ग ने ये कहा है कि ये वैक्सीन mRNA और मसनूई जहानत यानी कि AI पर मबनी एक इनकलाबी दवा है जो हर मरीज़ के जनियाती डेटा और मखसूस, आप ये कहीं जो ट्यूमर होता है उसकी बुनियाद पर तैयार की जाती है और सिर्फ उसी मरीज़ पर मौसर होती है जो मरीज़ अफेक्टेड होता है। और गिंस्टबर्ग ने यह भी कहा कि एक रूसी खबर रसा एजेंसी को उन्होंने ये बताया कि वैक्सीन की आजमाइशी जो मरहला होगा वो आइंदा चंद माह में मॉस्को के 2 बड़े कैंसर इदारों में उसको टेस्ट किया जाएगा और उसके ताउन से ये हम शुरू भी करने जा रहे हैं। और वैक्सीन की जो तैयारी है वो गमालिया मरकज़ में होगी, जबकि मरीजों पर ट्रायल्स मज़कूरा तिबी मराकज़ करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये दवा मुकम्मल तौर पर हर मरीज़ के लिए मखसूस तैयार की जाती है और किसी दूसरे पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर ये पूरी दुनिया के कैंसर के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। बिल्कुल ऐसी है और ये बड़ी हौसला अफजा खबर है हमारे पास रूस से। और इस तरह की खबरें जब आती हैं तो काफ़ी हौसला होता है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जल्द अज जल्द मार्केट प्लेस पे आए, कमर्शियल बुनियादों पे ये हॉस्पिटल्स में आए, ताकि इनके ऊपर जब अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो एक आम आदमी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए मेरे पास कुछ अच्छी खबर नहीं है। भारतीय रियासत तेलंगाना में बीवी ने YouTube वीडियो देखने के बाद शोहर के कान में कीड़े मार दवा डालकर उसको मौत की नींद सुला दिया। इंडियन मीडिया के मुताबिक मुलजिमा ने अपने जो महबूब हैं, आशना हैं, प्यार करने वाले की मदद से कत्ल की वारदात अंजाम दी। मकतूल की शनाख्त 45 साला संपत के नाम से हुई। मुलजिमा की शनाख्त रीमा देवी के नाम से हुई और जोड़े का एक बेटा और एक बेटी भी थी। रीमा देवी की बात की जाए तो एक करीम नगर में सड़क किनारे आटा फरोख्त करती हैं और मुलजिमा की दोस्ती 50 साला राजिया से हुई और बाद में दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ी। शोर संपत को रास्ते से हटाने के लिए मुलजिमा ने YouTube पर वीडियो देखी कि कीड़े मार दवा के जरिए कैसे कत्ल किया जाता है। इसने वीडियो YouTube पे जब देखी, उससे तरीका सीखा और शोर पर आजमाने के लिए मंसूबा बनाया। 31 जुलाई 2025 को रामा देवी और राजिया मकतूल को पार्टी का बहाना बनाकर एक पुल पर ले गए,
जहां उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई और मकतूल नशे में धुत होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और रामा देवी ने मौखिक फ़ायदा उठाते हुए संपत के कान में कीड़े मार दवा डाल दी, जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई। और कॉल डेटा, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और CCTV फुटेजेस की मदद से पुलिस ने मुलजिमान को कत्ल की वारदात में मुलविस पाया। और जब पुलिस ने इनको शामिल तफ्तीश किया तो उन्होंने संपत को जान से मारने का एतराफ़ भी कर लिया है। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट है और उन्होंने खुद एतराफ़ भी कर लिया है। इस तरह की खबरें बताने का मकसद ये है कि ये कुछ हो रहा है और ऐसा कुछ हो भी सकता है और मुमकिन हुआ है। ये बाकायदा तौर पर उसको मार दिया गया, फिर एतराफ़ भी कर लिया गया। ये खबर इंडिया से है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इस नौयत के ना हों, लेकिन इससे ज़्यादा नौयत के भी होते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल खैर ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका लिए चलते हैं, जहाँ पर टीवी स्टार और साबिक मॉडल ब्रांडी ग्लेनविल की चेहरों को निखरने की कोशिश, उन्होंने अपने चेहरों को निखारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उनको महंगी पड़ गई क्योंकि उन्होंने क्रीम का इस्तेमाल कर दिया और क्रीम लगाने से उनका चेहरा मुकम्मल तौर पर झुलस गया। और सोशल मीडिया पर अपनी उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की। उस वीडियो के जरिए उन्होंने मद्दाहों को तशवीश पे मुब्तला भी कर दिया। ये आप देख भी सकते हैं, इस वक्त क्लिप्स भी चल रहे हैं उनकी वीडियो के। उन्होंने बताया कि चेहरे पर मौजूद एक पैरासाइट खत्म करने के लिए मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में चेहरे पर शदीद केमिकल बर्न हो गया। और 52 साला ब्रांडी ने अपने ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उनका चेहरा बिल्कुल स्वेल हुआ है, सुर्ख हुआ है और झुलसा हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने तंजिया अंदाज में ये कहा कि पता है मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। और ब्रांडी ने ये भी बताया कि मैंने क्रीम इसलिए इस्तेमाल की ताकि मेरा चेहरा साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए, निखर जाए और इस पैरासाइट से छुटकारा मिल जाए। उन्होंने इसके बाद अपनी वीडियो में ये भी कहा कि अब महंगे फेशियल और लेजर्स की ज़रूरत नहीं रही। वीडियो की कैप्शन में उन्होंने ये भी खबरदार किया तमाम सारिफीन को कि ब्यूटी हैक्स अच्छे हैं, लेकिन कोई भी तरीका अपनाने से पहले आप टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, वो जल्दी रिएक्ट कर जाती है। और मैंने सिर्फ 7 मिनट क्रीम लगाई और मेरा चेहरा जल गया। उसने मेरे बाजू की जिल्द भी जला दी और ये सिर्फ $7 की थी। मेरा ख्याल है कि ये खवातीन के लिए भी सीखने का अमल है कि आप कुछ भी कुछ भी कर ले तो क्रीम का इस्तेमाल जब आप करें तो उससे पहले उसको देख भी लें। और ये जो क्रीम इन्होंने लगाई, मेरे ख्याल है कि इसी के साइड इफेक्ट्स थे। उम्मीद करते हैं कि वापस ठीक होगी अपनी मद्दाओं को, क्योंकि ये आप जिस तरह देखिए पहले थी उसी आजकल तरह पसंद थी। सोशल मीडिया पे ना इस तरह की बहुत सारी फेक क्रीम्स आती हैं। रात में आप अपने चेहरा गोरा कर लें, हाथों को गोरा कर लें, और ये तमाम तरह क्रीम्स आ रही हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी और लोग लेते हैं। हमने उस दिन भी डर्माटोलॉजिस्ट के साथ एक सेगमेंट किया था, उसमें भी हमने यही बात की थी। तो उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि आप इस तरह के कोई हैक्स इस्तेमाल ना करें, अगर करते हैं तो आप अपने पहले स्किन को टेस्ट कर लें। बिल्कुल ऐसी है गजल। आगे बढ़ते हुए आपने एक अदाकार की बात की तो मैं दूसरे अदाकार की बात करूंगा। अदाकार ब्रूस विलियस अपनी ही फिल्मी जिंदगी को भूल चुके हैं। हॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार ब्रूस विलियस की बात की जाए तो जिन्होंने बहुत सारे फिक्शन मूवीज़ में काम किया, डाई हार्ट मूवीज़ में काम किया, और उनकी जो मूवीज़ हैं उनको बहुत ही यादगार और शानदार अदाकारी के तौर पे याद भी रखा जा रहा है। और उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से दुनिया को मुतासिर भी किया। अब वो अपनी माजी की शोहरत, कामयाबी और फिल्मी ज़िंदगी को पहचानने से कासिर हो चुके हैं। ब्रूस की बात की जाए तो उनकी उम्र 70 साल है और ब्रूस ने एक नायाब और तेज़ी से बढ़ने वाली दिमागी बीमारी डिमेंशिया का शिकार हैं। और ये मर्ज़ यादाश्त के हवाले से अगर बात की जाए या फिर शख्सियत और ज़ुबान पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। ये अल्जाइमर से थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि ये अक्सर कम उम्र जो लोग हैं उन पर हमला करती है और बहुत तेज़ी से ये बिगड़ता है। इनके ख़ानदान के मुताबिक बीमारी इस नहज तक पहुँच चुकी है कि ब्रूस अब इस हकीकत से भी नाआशना है कि वो कभी दुनिया के सबसे मशहूर अदाकारों में शुमार होते थे। ये एक दिल दहला देने वाली सूरत हाल है कि एक ऐसा इंसान जिसने कई दहाइयों तक करोड़ों दिल जीते अब अपनी पहचान और अपने फन को खो चुका है। मतलब बहुत अजीब सी बात लगती है ना कि कैसा इंसान जो इतना फेमस था, इतने फिल्म में काम किया और अब खुद को ही पहचानने में उसको इतनी मुश्किल आते हैं, पहचान ही नहीं सकता कि कभी वो इतना भी फेमस हुआ करता था। लेकिन खैर बीमारी ही इस तरह की है। आगे बढ़ते हैं। अब बीमारी से रिलेटेड आपने बात की है तो मैं भी थोड़े से ज़हीन अफराद से रिलेटेड बात कर लेती हूँ, क्योंकि ज़हीन अफराद मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा वाली गाड़ी होती है, गाड़ी आगे लगी होती है, दूसरा उसके पीछे लगी हुई टाइम मैच कर रही होती है। हमारा भी वही हिसाब है, एक अदाकार, दूसरा अदाकार, फिर एक बीमारी और दूसरी अब ज़हीन लोगों की बात कर लेते हैं।
क्योंकि ज़हीन अफराद आपको पता है कि मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा दुरुस्त पेश गोइयाँ कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा हो भी जाता है। एक प्रेडिक्शन, हाँ, आपने एक प्रेडिक्शन की थी और वो सही, एक शख्स के हवाले से, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो इनकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी थी और वो कंप्लीट भी हो गई। खैर, तहकीकात हुई और उसमें ये इंकशाफ हुआ कि एक नई साइंसी तहकीक से मालूम हुआ है कि बेहतरीन IQ लेवल रखने वाले अफराद ना सिर्फ ज़्यादा हकीकत पसंद होते हैं, बल्कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा दुरुस्त और हकीकत से करीब तर पेशगोइयाँ भी कर लेते हैं। ये तहकीक मशहूर जरीदे जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में शाया हुई है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के प्रोफेसर ग्रेस डासन ने मुरतब किया है। और तहकीक का मकसद ये है कि ज़हीन अफराद दीगर के मुकाबले में गैर यकीनी हालात के नताइज का बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर नहीं। और फिर जब रिसर्च हुई तो मालूम हुआ कि ज़्यादा IQ रखने वाले अफराद अपनी उम्र, सेहत, ज़िंदगी के दीगर इम्कानात के बारे में ज़्यादा दुरुस्त अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़हीन अफराद गैर यकीनी वाक़यात के इम्कानात को बेहतर तरीके से समझते भी हैं, जिनसे उनकी फ़ैसला साजी की जो सलाहियत होती है वो बेहतर हो जाती है। और फिर जब स्टडी की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि ज़हीन अफराद अक्सर हकीकत को वाज़े तौर पर देखते हैं, इसलिए उनके अंदाजे आम तौर पर दुरुस्त और बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जिस तरह मेरा अंदाज़ा बैलेंस हुआ था, इसका मतलब यही है कि मैं ज़हीन हूँ, और ये बात आज बबांग दोल गज़ल भी मान गई है। और ख़वातीन हज़रात ऐसे ही है बिल्कुल, जिन लोगों का IQ लेवल अच्छा होता है वो अपने माजी के हवाले से भी, दूसरों की माजी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्तकबिल, ये माजी मुस्तकबिल को मैं मिक्स करता हूँ काफ़ी अर्सा होकर, मुस्तकबिल के हवाले से अच्छी पेशगोई करते हैं। ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब खेलों की बात करते हैं। क्रिकेट की बात हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब हॉकी से कुछ इस तरह की खबर आ रही है कि इंडिया बहुत परेशान है। पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी खेलने से इनकार कर दिया। कौमी हॉकी टीम सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत नहीं जाएगी। एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशिया हॉकी कप 2025 के लिए पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को टूर्नामेंट में शामिल करने का प्लान बना लिया है। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद ने इस हवाले से कहा कि पाकिस्तान को पहले भी भारत में खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब भी हैं। अपने खिलाड़ियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है और भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी नहीं करवाई। उन्होंने मजीद कहा कि एशियन हॉकी फेडरेशन ने बांग्लादेश को शामिल करने पर हमें आगाह नहीं किया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपनी हुकूमत के फैसलों को मानने की पाबंद है। एशिया कप के बाद भी पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का मौका मौजूद रहेगा। ख्याल रहे कि भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों ने पाकिस्तान हॉकी टीम को संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी, जिस पर पाकिस्तान ने भारत और एशियन हॉकी फेडरेशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने धमकियों और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कौमी टीम को भारत में खेलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। एशिया कप 2025 में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, ओमान, चाइनीज़ ताइपी की टीमें शामिल होंगी, एक्शन में होंगी और टूर्नामेंट 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत के शहर राजगीर में शेड्यूल है। एग्जैक्टली हमारे खिलाड़ियों की जो सेफ्टी है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए और वो है भी। और इस हवाले से जिस तरह से भारत की इंतहा पसंद तंजीमें धमकियां दे रही हैं और ये अलर्ट जारी कर रही हैं, तो फिर कैसे हम जा सकते हैं? अदरवाइज हमने कभी इस तरह से कभी किसी को धमकियां नहीं दी। लेकिन ये है ठीक है, भारत अगर बहुत ज़्यादा अगड़ सकता है, उनकी सिक्योरिटी के पाकिस्तान में मसाइल हैं, तो हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी के भी इंडिया में मसाइल हैं। जिस तरह आप यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी को बहाना बना के क्रिकेट खेलने नहीं आए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आए, उसमें हमने क्रिकेट में तो आपको जवाब दे दिया। अब आपके एशिया कप भारत से हमने मुंतकिल करवा दिया, लेकिन हॉकी अगर हम मुंतकिल नहीं भी करवा सकते तो हमारी टीम कम से कम नहीं आएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन भी थी आपके लिए, एंटरटेनमेंट भी थी आप, और ऐसी भी थी जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सबक भी हासिल हो। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। जिस तरफ हम बात कर रहे हैं, हम बारिशों की, प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी कि मुल्क भर में बारिशें हैं और शदीद बारिशों की ज़द में है पाकिस्तान, और स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात करें। लेकिन जब हल्की फुल्की बारिश हो, कभी कभार धूप आ जाए, फिर वापस बारिश हो, तो घूमने का बड़ा दिल करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप घूम रहे हैं आप कहीं? हाँ, मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो रोज घूम रहा हूँ, लेकिन आप भी घूम रही हैं? हाँ, मैं भी घूम रही हूँ। वीकेंड पे मैं घूमती हूँ, कहीं ना कहीं तो घूम ही जाती हूँ।
घूमने अच्छा, जाती हूँ। सही। तो अभी ये है कि आज हम बताते हैं अपने देखने वालों को भी जी। कि वो कहाँ पे घूम सकते हैं जहाँ पर दिलकश नज़ारा हो, ग्रीनरी हो, पुरसकून जगह हो, फैमिली आउटिंग के लिए तो स्पेशली। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन आज़ाद, हल्की फुल्की रिमझिम भी हो और मौसम अच्छा हो तो आप इस्लामाबाद से बिल्कुल करीब ही एक स्पॉट है जिसमें हमारे नुमाइंदे अरशद शाद मौजूद होंगे। हम उन्हीं से जानेंगे कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ हमें दिखा रहे हैं। लेकिन एक सैर नाम हम कराते हैं ज़रूर आपको बता सकते हैं कि वो इस वक्त अंगूरी डैम में मौजूद हैं, मौजूद है जो एग्जैक्टली। इस्लामाबाद से तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत पे है। जी अरशद। कुदरत की फयाजी हो तो ऐसी कि हर मंजर एक दिलकश तस्वीर बन जाए। पहाड़ों के साए में बसे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को कुदरत ने ऐसे हुस्न से नवाजा है जो रूह को छू जाता है। मगर इन हसीन मनाजिर में कुछ ऐसे गोशे भी मौजूद हैं जो अब तक अवाम की नजर से ओझल हैं। नजारों से सजे कुदरती हुस्न में डूबे मकाम अंगूरी डैम की आपको सैर कराते हैं। सरसब्ज पहाड़ों के दामन में बहता शफाफ पानी, बल खाती पगडंडियां और शोर करती आबशारें नाजिर हैं इस्लामाबाद के करीबी इलाके में वाक़े कुदरत के एक ऐसे गोशे के जो अपने हुस्न से सियाहों का दिल मोह लेता है। शहरी इक़्तिदार से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर बाराकऊ बाईपास से आके अंगूरी रोड पर वाक़े है अंगूरी डैम, एक ऐसा दिलकश तफरीही मकाम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इंजॉय करने के लिए आए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो ये जी कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से। पिंडी से आए हैं यहाँ पर, क्योंकि पिंडी का तो वैसे आज जो है गर्म माहौल होता है और वहाँ पे इस किस्म के नज़ारे तो देखने को कम ही मिलते हैं। तो कैसे महसूस कर रहे हैं? पता है सराउंडिंग में तो शहर है ना, कोई ऐसी चीज़ है नहीं, तो हमें ये सराउंडिंग में बल्कि एक हफ्ता ही हुआ है डिस्कवर हुआ है ये जी। तो हमने कहा चलो मौसम भी अच्छा है, इधर आ जाते हैं और इंशाल्लाह फिर मरी चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पे अम्मा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि चढ़ना उतरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप माशाल्लाह आपका जज्बा देख के मैंने देखा वहाँ तक गई हुई थी, कैसे महसूस कर रही हैं? नहीं, बहुत अच्छा कार्य माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी भी हुई है ये चीज़ें देख के। हरा भरा हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपके लिए एक खातून के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हिफाजती इकदाम, तो यहाँ पे रेस्क्यू भी मौजूद है, लाइफ जैकेट्स भी दी जाती हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अच्छा है इनकी सर्विस, मतलब ओवरऑल जो है देखा जाए सिक्योरिटी पर्पज से कि आप सेफ हैं। यहाँ पे अपनी फैमिली को अप्लाई ला सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि नौजवानों के लिए तो स्विमिंग एक सबसे बड़ा पैशन होता है, तो यहाँ पे स्विमिंग के लिए भी काफी अच्छा माहौल है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं और लाइफ जैकेट्स भी हैं, फिर बचाने के लिए रेस्क्यू भी मौजूद है। जी माशाल्लाह से ठीक है, अच्छा है, सेविंग होनी चाहिए, साथ ही सेफ्टी अच्छी है इस चीज़ के बारे में। बाकी है कि टिकटॉक भी बन सकती है, एंजॉयमेंट है यहाँ पे, अच्छा बारिश वगैरह हो रही है, व्यू भी अच्छा आ रहा है और तो आए एंजॉय करें। सूरज जगह ऊपर से बारिश आ रही है और यहाँ पर आप इंजॉय करने के लिए आए हैं, बताएं कितना मजा आ रहा है? माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत जगह। मेरा फर्स्ट व्यू है इधर, विजिट है। ये मेरा दोस्त है, दोस्त के साथ आया हूँ, हम काम पे थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो इसने कहा ज़रा जाते हैं अंगूरी वाटरफॉल पे ना। मैं क्या, ये कौन सी मतलब कि कैसी जगह है, कहाँ है? कहता हाँ मैं तुझे चेक करवाता हूँ, बाराको की तरफ है। तो हम यहाँ आए हैं तो माशाल्लाह से जी पसंद आई है और अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है। देखिए, अब बारिशें हो रही हैं माशाल्लाह और बारिशों की वजह से पानी जो है वो उसकी सतह भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर व्यू भी बहुत प्यारा है, हर तरफ से देखिए पहाड़ हैं, हरियाली। कैसा महसूस करा आपके जैसे पहली बार आए हैं, तो इमेजिनेशन क्या थी कि जब जाएंगे यहाँ पर तो कैसा होगा? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे नारायण कगान में या स्वात कलाम या ऐसी जगह पे हम आ गए हैं। हालांकि ये हमारे इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ ही 4-5 किलोमीटर के दूर फासले में वाक़या है ये, और अमेजिंग ब्यूटीफुल जगह है यार। चलिए आपके दोस्त से भी बात करते हैं जिन्होंने आपको दिखाया था। ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आप यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे ना तकरीबन यहाँ पे आते हुए 2-2.5 साल हो गए हैं। तो मैं फैमिली को भी लेके आता रहता हूँ। तो लेकिन जो वेदर आज का है ना, ये मुझे आज से पहले कभी नहीं वेदर ये कि हम जब यहाँ पर कोई फैमिली वगैरह आते हैं या कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं, ये जगह तो वैसे असल फैमिली के लिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग भी पानी में उतरते हैं ना, उससे पहले हम लोगों को जैकेट पहनाते हैं। बगैर जैकेट के हम लोग यहाँ पर किसी को नहाने नहीं देते और जो भी आते हैं हम उनको पहले जैकेट पहनाते हैं। और बाकायदा दूसरी बात जो है ना, यहाँ पर हमारे साथ जो है 24 घंटे तक रेस्क्यू टीम मौजूद होता है, जो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है। और यहाँ पर हम फैमिली के लिए जगह बनाया हुआ है, इंशाल्लाह ये और भी सेट करेंगे। और ये जो पानी का जगह है ना, इनके लिए हमने और भी सोचा हुआ है। मरी के संगम में वाक़ वो खूबसूरत अंगूरी डैम सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत सियाहों की सहूलियात के लिए मजीद इकदाम उठाए।
कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाह, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। जबरदस्त रिपोर्ट अरशद शाह की अंगूरी डैम के हवाले से। अब मुझे तो बहुत देख के मज़ा आ रहा था, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना, अगर आपको ग्रीनरी चाहिए या फिर आपको वाटर चाहिए या आपको सुकून चाहिए, तो ये आपकी वीकेंड की बेस्ट थेरेपी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस्लामाबाद से इतना दूर भी नहीं है और आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। वैसे भी जो मशहूर जगह हैं वहाँ पे तो इतना रश होता है कि आप फैमिली के साथ नहीं जा सकते। सो अंगूरी हमने आपको मुतारिफ करवा दी, बहुत से लोगों को पता था इससे पहले भी, लेकिन जिनको नहीं पता था उनको हमने बता दिया। जल्दी से प्लान कीजिए और यहाँ पे जाइए और अपने अपने वीकेंड को अच्छा बनाइए। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त आता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि एक बार फिर सड़कों पे है और उनके बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। कि जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो एक बार फिर वो सड़कों पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एहतजाज कामयाब हुआ या नहीं हुआ। पार्टी की आदत की इस तहरीक पर राय भी काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। बैरिस्टर गौहर की बात की जाए तो वो इसे कामयाब एहतजाज करार दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इससे कुछ खास मुतासिर दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरी जानिब कारकुनान की गिरफ्तारियों और अदालत के बाहर मुमकिन एहतजाज, 14 अगस्त की हिकमत अमली और अरकान असम्बली की नाअहली जैसे अहम मौज़ूआत पर पार्टी के अंदर ना सिर्फ सवालात उठाए जा रहे हैं बल्कि कुछ खामोश इख्तलाफ भी उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के सेगमेंट में हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, और कल जिस तरह से मैंने आपको कहा था ना कि बहुत से जो PTI के रहनुमा उन्होंने पार्लियामेंट में खुद को जबरन महसूर कर दिया था, फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा की ये स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जबरन खुद को महसूर किया उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन अभी बैरिस्टर गौहर का एक क्लिप हमारे पास है, वो सुनिए उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। तो कल का एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा कामयाब हुआ है। आवाम सड़कों पे आती है, आवाज़ उठाती है और आवाज़ बुलंद करती है। इस नाहक जो जेल में रखे खान साहब को, जिनके 2 साल पूरे हुए, इसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाए। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 170 ज़िले हैं। हर ज़िले में और हर ज़िले के हर यूनियन कौंसल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मुझे इस बात पे खुशी है, फोरमन एहतजाज हुआ है, हर जगह एहतजाज हुआ है। जो लोग चाहते थे खान की आवाज़ को दबाएं, उनको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दे के 45 साल के लिए नाम दे कर के जेल में रखें, तो इसलिए लोग भूल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल अवाम ने साबित किया कि वो खान साहब के साथ है, खान साहब के नज़रिए के साथ है। देखिए, मैंने जो देखा है कल लोगों को, इतनी माएँ अपने बच्चों को दुआएं नहीं देती जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने कल खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा कर के दुआएं मांगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमजद अली खान नियाज़ी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि PTI का एहतजाज जो हुआ है आप लोगों का, आप इसको कामयाब कहेंगे, नाकाम कहेंगे? क्योंकि पार्टी तो काफ़ी तकसीम नज़र आई है और फिर बैरिस्टर गौहर ने भी एहतजाज को कामयाब करार दिया है, ऑल्दो कि उनके अपने हल्के में बहुत क्राउड था। लेकिन सलमान अकरम राजा भी खुश नज़र नहीं आ रहे और कल ही उन्होंने कहा है कि जो लोग नहीं आए उनको जवाबदेह भी होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने की मौका अता किया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, 26 नवंबर के बाद ये पहला इवेंट था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि हमारी तहरीक तो मुसलसल चल रही है, लेकिन ये पहला इवेंट था जो तहरीक का, जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज में GB और आज़ाद कश्मीर में लोग बाहर निकले। और फिर अगर कामयाब ना होता तो गवर्नमेंट इतनी फस्तायत का जो पंजाब में मुजाहरा किया गया, या बाकी आपने सूबों में भी देखा कि लोगों के ऊपर FIRs की गई, लोगों को थानों में बंद किया गया और शेलिंग की गई, तो ये इस बात का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 5 अगस्त का इवेंट था वो बहुत कामयाब गया। और दूसरा, आप देखें कि जब तक इवेंट नहीं हुआ, डेली की 30 लाख जो है वो अपडेट आ रही थी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उसके अलावा आप देखें कि तमाम चैनल्स, चाहे यूट्यूबर्स थे, चैनल्स थे, नेशनल मीडिया था, उसने मुकम्मल तौर पे जितनी भी डिबेट हुई वो 5 अगस्त के हवाले से और तहरीक के हवाले से बातचीत होती रही। तो ये इस बात की कामयाबी है कि
तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह अपने कामयाबी बिल्कुल सही। के अच्छा न्याय मराहिल साहब, तय कर रही है। बहुत कारकुनान आपके ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया, और कारकुनान की हालिया गिरफ्तारियों के हवाले से थोड़ा सा पार्टी मौक़िफ़ के हवाले से बताइएगा, और क्या जितने भी कारकुनान आपके गिरफ्तार किए गए इनको पार्टी की जानिब से, पार्टी के वकला विंग की जानिब से कोई कानूनी मदद भी फराम की जाएगी? बहुत ही काबिल मजम्मत बात है। जुल्म है, फस्तायत है। कानून आपको इजाजत देता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आप अपने आज़ादी का इजहार करें। इसीलिए तो पाकिस्तान हासिल किया गया, और हमारा हर लेवल पे जो ILF के लोग हैं, हमारे जो वकला हजरात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आमा वक्त जो है 24 आवर्स वो अपने वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के साथ खड़े। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। पिछले सवाल के जवाब में आपने एक बात की थी कि कवरेज तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी आपकी तहरीक को बहुत सी कवरेज दी है, नो डाउट, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो आपकी तहरीक थी ये उस तरह से मौसर भी थी? क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है अवाम का, अवामी हिमायत आपके साथ है? इसमें कोई शक ही नहीं है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इस महंगाई से तंग है, इनकी नाकिस कारकर्दगी से तंग है। आज आपका किसान डूब चुका है, आपका मजदूर एक वक्त की रोटी से, मतलब उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। और आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने जो रिसेंटली डाटा दिया है कि आपके 12 करोड़ 12.5 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी से, यानी कि खत्ता गुर्बत से नीचे आ गए हैं, यानी कि एक वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही, और 2 करोड़ लोग आपके बेरोजगार हो गए। तो इनकी कारकर्दगी तो आपके सामने है। लोग जुड़े खड़े हैं, लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सॉवरन पार्लियामेंट होनी चाहिए, आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, आज़ाद मीडिया होना चाहिए, और जिनको हम वोट देते हैं उनको पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए, और इमरान खान को रहा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा न्याय साहब, मुझे यह कि ये भी अब कहा जा रहा है कि PTI सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेगी, तो क्या ये एहतजाज करने का फैसला बताइएगा कि पार्टी की कौन सी क़यादत से है, या खान साहब की जानिब से ये फैसला आया, और पार्टी का ये जो इकदाम है इसका मकसद क्या है? क्या आप समझते हैं कि अदलिया के सामने एहतजाज से इंसाफ के अमल पर कोई असर पड़ सकता है? आप देखें ना कि 26वीं तरमीम के बाद जिस तरीके के साथ फैसले आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे नकाइस हैं उन फैसलों में, कानूनी पोजीशन है, फिर उनको लोगों को अपनी जो कानून उनको हक देता है वो उनको मारा जा रहा है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है हमारी पार्टी जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसलिए जाएगी कि हम समझते हैं कि सबसे बड़ी अदालत है, अपेक्स कोर्ट है, उसको इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि लोगों के साथ जुल्म ना हो, इंसाफ हो, मेरिट की बुनियाद। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो अरकान पार्लियामेंट की नाअहली हुई है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब तक आपके पास राइट होता है अपील, राइट ऑफ अपील होता है, तो तब तक आप किसी को नाअहल नहीं दे सकते जब किसी की कन्विक्शन होती है। तो अब क्या कोई कानूनी रास्ते अपनाए जा रहे हैं? सतह पे कानूनी रास्ता जो है हमने कभी इसलिए नहीं छोड़ा कोई भी ऐसा। हर इदारे के पास जाएंगे इसलिए कि कौम को पता चले कि ये इदारे कितना फाल किरदार अदा न्याय साहब, मुझे लास्टली बताइएगा, वक्त थोड़ा सा 14 अगस्त के एहतजाज के हवाले से बताइएगा। अब कहा जा रहा है मुल्कगीर एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इसका मरकजी एजेंडा क्या होगा? देखिए, ये पाकिस्तान हासिल किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे। ये मुल्क हासिल किया गया है बड़ी कुर्बानियों के बाद। इसकी आज़ादी के लिए लाखों माओ बहनों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इसके दिफा के लिए हमने बहुत खून दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि अब जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है अगले 14 अगस्त के एहतजाज के हवाले से, उसमें क्या होता है। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब एक ऐसी दुनिया जहां में फास्ट फैशन की बात की जाए, प्लास्टिक से बनाई गई मलबूसात का राज है, वहीं पे एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल डिज़ाइनर नई राहें मुतारफ़ करवा रही है। सिदरा नवीद
बड़ी बासलाहियत डिज़ाइनर हैं जो माहौल दोस्त लेदर, फाइबर और दीगर शानदार मसनूआत तैयार कर रही हैं। वो चीज़ें जो कभी ज़ाया समझी जाती थी आज उनके हुनर से पायदार फैशन का हिस्सा बन रही हैं। आज हमारे साथ वो खुद मौजूद होंगे और वो हमें बताएंगी कि वो क्या कुछ कर रही हैं। एग्जैक्टली उनसे ही पूछते हैं। सिद्रा नवीद आजम, टेक्सटाइल डिजाइनर एंड आर्टिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर योर टाइम। सबसे पहले लेट्स के व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ टेक्सटाइल डिजाइनर, अपनी जर्नी तो बताएं। Okay, so I always wanted to be a designer, लेकिन टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना मेरी डिग्री के प्रोसेस में ही I chose के I chose टेक्सटाइल्स ओवर फैशन एंड डिज़ाइन। और टेक्सटाइल्स मुझे इसीलिए पसंद था क्योंकि इसमें आई कुड एक्सप्लोर मटीरियल। और इस प्रोजेक्ट को भी मैंने अपने फाइनल थीसिस में स्टार्ट किया था कॉर्नर्स को, जो बेसिकली ज़ीरो वेस्ट प्रोजेक्ट है। और इसको मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में फास्ट फैशन का इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, प्लस सिंथेटिक मटेरियल का इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और हमारे पास बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वेस्ट हो रहे हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट नेचुरल मटेरियल जो सिंथेटिक मटेरियल को या तो रिप्लेस कर सके या उसको कम कर सके। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह से जो चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं उनसे आप फैशन की नई राहें हमवार कर रही हैं और उसी से ही आप चीज़ें नई बना रही हैं। जी जी, असल में हमारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो उसकी वेस्ट रेशो बहुत ज़्यादा है। हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर वेस्ट ऐसे है जिसका एक आम इंसान को नहीं पता कि वो किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो हम टेक्सटाइल्स में यही सीखते हैं कि हम किस तरह ऐसे नॉर्मल या रैंडम डिस्कार्डेड चीज़ों को यूज़ करके उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो कॉर्नर्स भी उनमें से एक वेस्ट था जिसकी बहुत मेजर क्वांटिटी थी। और ये सारा या तो डिस्कार्ड हो जाता है या फिर इसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई थॉट कि अगर इसमें इतनी एबिलिटी है और ये इतनी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है तो हमें इसको जलाने के बजाय यूज़ करना चाहिए और मार्केट में फास्ट फैशन को उसकी इनकॉर्पोरेशन में यूज़ करना चाहिए। सही। तो सिद्रा ये बताएं कि आप कोई यूनिक ट्रेंड्स को भी फॉलो, मतलब अपनी कोई यूनिक पहचान बनाती हैं या फिर जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनको भी फॉलो करती हैं? नहीं, आई नेवर फॉलोड एनी ट्रेंड। मेरा शुरू से ही काम से अभी भी मेरा फाइनल थीसिस भी सस्टेनेबिलिटी पे था। तो मेरा स्टार्टिंग से ही काम नेचर ओरिएंटेड रहा है। जैसे अगर मैं कोई डिज़ाइन, हमारी डिज़ाइन प्रिंटिंग डिज़ाइन होते हैं कुछ इस तरह के, तो उसमें नेचुरल एलिमेंट्स ही यूज़ करती हूँ मैं। जैसे वेन्स, जैसे आपको लीव्स में वेन्स नज़र आती हैं, आपको डिफरेंट टेक्सचर नज़र आते हैं। तो इस तरह स्टार्टिंग से ही थोड़ा नेचर ओरिएंटेड रहा है, तो वो मेरे काम को डिफरेंट कर देता है बाकी सबके काम से। ठीक हो गया। अच्छा सिद्रा, पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि आप बहुत सारी डिस्कार्डेड चीज़ों को इस्तेमाल में लाती हैं और उनसे अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं जो कि फ़ैशन की दुनिया में एक नई जिद्दत समझी जा रही है। सो कौन कौन सी ऐसी डिस्कार्डेड आइटम्स हैं जो आप यूज़ कर रही हैं? अच्छा, मैंने जैसे आपको शायद आइडिया हो, ग्लू गन एक चीज़ होती है, उसको हम डिफरेंट चीज़ें उनको अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी, जब ग्लू गन का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो आई यूज़ टू कलेक्ट टूथब्रश और फिर मैं उसको मेल्ट करके यूज़ करती थी। प्लस मैंने कभी अपने टॉयज़ नहीं फेंके हैं, मैं उनको भी यूज़ कर लेती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ बनाने के लिए। हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, तो मैं उससे कुछ ना कुछ DIY या कोई नया प्रोजेक्ट बना लेती हूँ। सही। सिद्रा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप किसी भी चीज़ को उस तरह से ज़ाया नहीं करती बल्कि आप कुछ ना कुछ उसको रिसाइकिल कर ही लेती हैं। मुझे ये बताएं सिद्रा कि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या फिर टेक्सटाइल आर्टिस्ट की बात करें जैसे आप हैं माशाल्लाह, तो किस तरह के चैलेंजेस आप लोग अभी फेस कर रहे हैं इस टुडे वर्ल्ड में? अच्छा, मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में सबसे जो मेजर चैलेंज फेस किया था वो था इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक करना, क्योंकि हम स्टूडेंट लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो इंडस्ट्रीज एज सच आपको अकोमोडेट नहीं करती विद टूल्स एंड मटेरियल। तो मुझे ये सारा का सारा प्रोजेक्ट हैंडमेड करना पड़ा था। और प्लस मुझे जो काम मशीन से होता है जिससे हमारा केमिकल प्रोसेस, तो वो भी सारा मैनुअल करना पड़ा था। प्लस इसको बहुत मेजर क्वांटिटी में नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके लिए हमें उस तरह से प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है जो कि आपको इंडस्ट्रीज में ही नजर आता है। अच्छा, ये जो आपकी माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप उन चीज़ों से बनाती हैं जो कि डिस्कार्डेड चीज़ें हैं, ये दूसरी प्रोडक्ट्स से कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और पायदारी की बताइएगा कि कितनी ज़्यादा पायदार हैं?
अच्छा, जैसे मेरा ये कॉर्न हस्क से बने हुए जितने भी चीज़ें हैं, जैसे इसका जो धागा है वो बगैर किसी बाइंडर या ब्लेंड के मैंने बनाया था और उसकी स्ट्रेंथ पॉलिएस्टर से ज़्यादा है। प्लस उसकी स्ट्रेंथ इसी से ही नज़र आ जाती है कि उसको अगर आप किसी बाइंडर या ब्लेंडर के बगैर बनाएं तो वो टूटता नहीं है। और जो इससे बने हुए पेपर हैं वो भी उसके अंदर भी किसी भी किस्म का नेचुरल या सिंथेटिक बाइंडर नहीं डाला। जो लेदर है उसमें सारे नेचुरल बाइंडर्स यूज़ किए थे, लेकिन उन सबकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जो लेदर है उसकी ओरिजिनल लेदर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ, लेकिन ये वाला जो है ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, कॉर्न हस्क वाला लेदर। और जो कॉर्न हस्क से बना हुआ बायोप्लास्टिक है, दैट्स वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, क्योंकि जो नॉर्मल हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं वो हमें हार्म करता है। जब हम फेंकते हैं वो डिकम्पोज नहीं होता। तो जो इससे बना हुआ बायोप्लास्टिक है वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो सिद्रा, आप जितनी भी चीज़ें बनाती हैं उनका आपको क्या फीडबैक आता है? जब आप मतलब अभी आपकी कमर्शियल हो गई हैं प्रोडक्ट्स अगर हो गई हैं तो फिर उनका फीडबैक लोगों से किस तरह का आता है आपको? अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है इंडस्ट्री वाली साइड से भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साइड से भी, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो हमेशा डरते हैं कि हमारे पास पता नहीं मार्जिन होगा कि नहीं होगा, हम ये कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। कॉर्न हस्क पे पहले भी काम हुआ है लेकिन इस तरह डिटेल काम नहीं हुआ था, एंड आई रियली वांटेड टू डू, क्योंकि एक कोई भी मटेरियल है आप उसकी स्ट्रेंथ तब तक ही दिखा सकते हो जब आप उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल काम कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे सिद्रा, और ये बताइएगा कि अभी तक आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छे से बना के अपने दोस्तों को चेक करवा चुकी हैं, उनसे फीडबैक ले चुकी हैं? अच्छा, मैंने एक चिक बनाई थी और वॉल हैंगिंग्स बनाए थे, डिफरेंट बैग्स बनाए थे और स्टोरेज टेबल बनाया था, लेदर शीट्स बनाई हैं, पोस्टर्स, टेबल कवर्स। और जो चिक बनाई थी वो मार्केट में जो चिक मिलती है वो सिंथेटिक मटेरियल की मिलती है, प्लस वो वेट में थोड़ी ज़्यादा होती है। जो कॉर्न हस्क से बनी हुई चिक है वो बहुत लाइट वेट है, प्लस वो सारी नेचुरल मटेरियल से बनी हुई है। और कॉर्न हस्क से बना हुआ हर प्रोडक्ट जो है वो लाइट इन वेट है बट उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सही हो गया। तो अभी आपके साथ कोई टीम भी है जो आप मिलकर काम करते हैं या फिर सिर्फ आप अकेले ही इसको कर रही हैं अभी? नहीं, ये मेरा अकेले का प्रोजेक्ट था और मैंने सारा काम मैनुअली ही किया है अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में अपने घर पे, तो अकेले ही मैंने ये सारा काम किया। ठीक हो गया सिद्रा। और जिस तरह गज़ल ने पिछले सवाल में आपसे पूछा था कि इसको कमर्शियल आप कब करेंगी या फिर कब ये मार्केट प्लेस में अवेलेबल होगा, और ये बताइएगा कि आप अगर अकेले ही कर रही हैं, टीम भी आपके साथ नहीं है, तो अकेले तो आपको पता है कि आप बड़ा काम नहीं कर सकती हैं। सो आर यू लुकिंग फॉर समबडी के जो कि इसको एक्सपेंड करें, जिसके साथ मिलके और इसको पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएं और ये काम भी थोड़ा सा स्पीडी हो? जी, हम इसे इंडस्ट्रियल स्केल पे ही मैं करना चाह रही हूँ और मैं इसको एज ए बिजनेस परस्यू करना चाह रही हूँ, बट अभी इसके सारे प्रोडक्ट्स लैब टेस्टिंग के लिए गए हुए हैं, क्योंकि हमें ये भी चेक करना होता है कि वो स्किन फ्रेंडली कितने हैं, हम उनसे अपैरल के प्रोडक्ट्स बना सकते कि नहीं बना सकते, या हम अगर उन्हें होम में यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ सकते हैं। तो जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तब या तो हम कोलैबोरेशन के थ्रू या फिर अपना सेटअप बना के, तो आई डू इट। सही। तो अभी जिस तरह से अभी आप बात करी हैं कि अभी लैब टेस्ट के लिए भी गई हैं और उससे पहले भी आप कह रही थी कि चीज़ें कुछ जल्दी डिकम्पोज भी हो जाती हैं, जाहिर है फिर इस हवाले से मतलब उनकी क्वालिटी पर भी सवाल उठेगा। तो क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी आपकी डिकम्पोज हो जाती हों? इससे पहले आपने एक प्रोडक्ट तो बताया था, इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स ही डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि जो लेदर है उसमें नेचुरल बाइंडर्स यूज हुए हैं और नेचुरल बाइंडर्स सारे इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो यार्न और पेपर है उनमें कोई बाइंडर और ब्लेंड है ही नहीं, वो सारा नेचुरल है, तो नेचुरल चीज़ें इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक हो गया। और सिद्रा, लास्ट में मुझे बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर होंगे जो इसी तरह जिस तरह आप माहौल दोस्त डिज़ाइनिंग कर रही हैं वो भी कर रहे होंगे, सो उनको आप क्या पैगाम देंगी, किस तरह से वो इस फील्ड में आ सकते हैं और अपनी मुनफरद पहचान बना सकते हैं? आई वुड से कि आप अपने आसपास की चीज़ों को एज ए मटेरियल देखना शुरू करें, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं। प्लस अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप ये मत देखें उस पर पहले काम हो चुका है या नहीं हो चुका, क्योंकि हर इंसान की एक प्रोजेक्ट को लेके, एक मटेरियल को लेके थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है, तो वो इस पर डिफरेंट तरह से काम कर सकते हैं। तो जब आप कोई काम करने का सोचें तो फिर उससे करें, किसी की नहीं सुने कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सिद्रा नवीद आज़म साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह से वो चीज़ों को रिसाइकिल करती हैं और ज़ाया नहीं होने देती, इवन इसके साथ साथ कि वो लैब टेस्ट के लिए भी चीज़ें भेज रही हैं ताकि उनकी क्वालिटी पर सवाल ना उठें। फिर उसके बाद ज़ाहिर रॉ मटेरियल यूज़ होता है तो फिर उसके लिए स्किन के भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो भी ना हो। तो इस तरह के नौजवान फलते फूलते जाएँ तो ज़्यादा खुशी होती है। हमें यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि कभी क्लासरूम सिर्फ एक कमरे तक महदूद हुआ करता था, आज से बहुत थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो। मगर अब अगर इल्म की बात करें तो इल्म की दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन एक नई उम्मीद है, एक नया मौका है, एक नया चैलेंज बनकर उभरा हुआ है। लेकिन अगर मैं कोविड-19 की बात करूं तो उसके बाद जो सिस्टम था हमारी एजुकेशन का, उसका पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हो गया है। मगर आज ये मुस्तकबिल बनता जा रहा है। अगर मैं ऑनलाइन सिस्टम की बात करूं, जहां एक तरफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, फिर इसके साथ साथ ई लर्निंग एप्लीकेशंस ने भी तालीम को काफ़ी आसान बना दिया है। और फिर जब बात करते हैं हम इंटरनेट के हवाले से, उसकी दस्तयाबी, फिर तकनीकी मसाइल भी बहुत सारे होते हैं। मतलब जहाँ पे आप देखें बेनिफिट्स हैं वहाँ पर आपको मसाइल भी होते हैं। फिर अगर मैं असातिज़ा के हवाले से बात करूँ तो उनको भी किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का ऑनलाइन तालीमी निज़ाम सिर्फ एक सहूलत है या फिर ये मुल्क की तालीमी बहरान का हल भी बन सकता है। आज इन सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी आज माहिर तालीम एहसन शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो गज़ल ने बिल्कुल एंड पे कहा कि आज का जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे लिए हमारी जो हुकूमत है या फिर हम लोग हैं हमारे लिए आसानी लेके आया है या फिर और ज़्यादा मुश्किलात इससे बढ़ चुकी हैं? सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। इसमें देखें जी कि जब आप ज़माना बदलता है, वक्त बदलता है, उसके बहुत से तकाज़े भी बदलते हैं। उन तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए हमें उन नई जिद्दतों को अपनाना पड़ता है। उसमें तालीम भी सरे फहरिस्त है, बल्कि तालीम ही सरे फहरिस्त है। उसमें बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हुकूमत पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अब तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूनिवर्सिटी बनती जा रही है और हर एक को डिग्री अवार्डिंग का स्टेटस मिलता जा रहा है। और तालीम को आम करने के लिए अब इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस फैकल्टी की बहुतात का हल जो है वो ये है कि इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जाए। जैसे कोविड-19 2019 में आया, उसके बाद पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। हमारी जो एजुकेशन है, जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन पर। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उस ऑनलाइन को अपनाया और वो कोविड को बजाय इसके कि वो अपने ऊपर सवार करते, उन्होंने कोविड पर सवारी शुरू कर दी। बिल्कुल एजुकेशन जो है वो रुकी नहीं, एजुकेशन को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया और फिर ऐसे गैजेट्स जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस नहीं थी, उसको अवेयरनेस पैदा हो गई और लोग उससे पॉजिटिव चीज़ें लेने लग पड़े। पहले तो शायद नेगेटिव थी, लेकिन अब उससे पॉजिटिव उसका हल निकलने लग पड़ा कि जी आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जिस तरह गूगल है या यूट्यूब है। अब तो आपको बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूरत में आपको मिल रही हैं, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले इल्म जो था वो लाइब्रेरीज़ की हद तक महदूद था, बुक्स एक हार्ड फॉर्म में मिलती थी, अब बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में मिलती हैं। गूगल पे लोगों को सर्च करना आ गया है कि उन्होंने तालीम के हवाले से क्या टॉपिक सर्च करने हैं, उनको कैसे उसमें से अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालना है। तो वो अब डेफिनेटली देखें, एक सिस्टम के कुछ प्रॉस होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं और हमें प्रॉस की तरफ जाना चाहिए। अगर हम कॉन्स को प्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरा ख्याल है सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। और यकीनन ये हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी चेंज है, शिफ्ट है टोटल एजुकेशन सिस्टम का, कि आप एक कन्वेंशनल से, ठीक है कन्वेंशनल भी अपनी जगह अफादियत रखता है और उसको भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, जिससे आप ना सिर्फ, बल्कि ये ऑनलाइन एजुकेशन, अब हमारी जो एजुकेशन है वो ग्लोबल हो गई है। बिल्कुल वो एक पाकिस्तान की सरहद में महदूद नहीं है, वो ग्लोबल हो गई। बिल्कुल। एहसन साहब, तो आपने जिस तरह से बात की ना कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है
नो डाउट ये है, लेकिन किस तरह के चैलेंजेस अब हम फेस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में? लेकिन ये चैलेंजेस तो डेफिनेटली, जिस तरह हम डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें चैलेंजेस तो हैं। और चैलेंजेस क्या हैं कि इंटरनेट की कई दफ़ा फराहमी नहीं होती, या गैजेट्स कुछ लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने इसको अपनाना है, और अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले वक्त की ज़रूरत है, और फ्यूचर मॉडल ही आपका ऑनलाइन है। फ्यूचर मॉडल ही अब ये है कि अब लोगों के पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया, उस फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल करने के लिए आप बजाय किसी कॉलेज में जाएं, किसी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेयर करें, और आप घर बैठे उस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं। चैलेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस नबर्द आजमा होना पड़ेगा हमें। और वो चैलेंजेस जैसे मैंने गुजारिश की कि इंटरनेट की स्पीड का मसला है, या अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गैजेट्स है, तो ये है। लेकिन आहिस्ता 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 आप देखें ना कि किसी दौर में एक मोबाइल होता था और एक बड़ा छोटा सा मोबाइल होता था। बिल्कुल। अब वो मोबाइल, जी एग्जैक्टली, जिसको बटन वाला, और बड़े बड़े अच्छे मॉडल्स होते थे, लेकिन अब वो कन्वर्ट हो गया है एक टच सिस्टम में। अब हर बंदे के पास, अब देखें ऐसा बुजुर्ग जिसने कभी वो देखा भी नहीं था, अब वो भी उसके ऊपर फेसबुक यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है उनके पास अवेयरनेस तो है, लेकिन अवेयरनेस को पॉजिटिव साइड पे लेके जाना, ये हमें चाहिए कि हम उसको, उसकी अवेयरनेस लोगों को दें कि बजाय सिर्फ फेसबुक यूज करने के आप दूसरी एप्लीकेशन यूज करें फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। तो ये चैलेंजेस को हमें नबर्द आजमा होना पड़ेगा। अच्छा एहसन साहब, आपने कहा कि हमें ऑनलाइन की तरफ जाना ही पड़ेगा। इससे पहले कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के और प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, सो क्या आप समझते हैं, आप विजन देख रहे हैं फ्यूचर में कि ऑनलाइन एजुकेशन ही हमारा सहारा होगी, और ये जो हम जाते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल्स जाते हैं, ये सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमें ऑनलाइन की तरफ ही शिफ्ट होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है जी, क्योंकि दोनों अगर, बेस चलेंगे। जी एग्जैक्टली, अगर ऐसा हो तो फिर यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम 100% तो नहीं हम कह सकते हो सकता है, इट कैन सप्लीमेंट दी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम, लेकिन 100% नहीं हो सकता। मगर फिर भी इसकी इफादत अपनी जगह पे मौजूद है। अब देखें ना, जिस तरह की क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, बिल्कुल, क्लाउड बर्स्ट हो गया, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, आप किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं आते, तो उस सूरत में फिर आपको ऑनलाइन सहारा देता है कि आपकी एजुकेशन का जो सिलसिला है वो रुके नहीं, वो कंटिन्यू रहे, चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर ऑनलाइन की सूरत में हो। तो ऑनलाइन एक वक्त की ज़रूरत ज़रूर है, और जिसको हमें फील करना पड़ेगा, और हम उसको अपनाएंगे और अपना भी रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनके लिए भी इफेक्टिव है ऑनलाइन सिस्टम? देखिए, उस सूरत में वो भी एक अलग साइंस है, हम कह सकते हैं। जैसे चाइना के अंदर जो MBBS करवाया जाता है, उसमें एक्चुअल आपको बॉडी के ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। बिल्कुल। वो एक 3D उनके पास स्क्रीन है, उसके ऊपर वो बॉडी के ऊपर वो प्रैक्टिकल्स करवाते हैं MBBS जो स्टूडेंट्स होते हैं। इसी तरह करवाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। लिहाजा आपको फेस टू फेस जाके लैब में प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, उसकी रीडिंग्स को लेके आपने उसका एनालिसिस करना है। तो उस सूरत में आपको फिर भी फेस टू फेस जाना पड़ेगा। नेचुरल साइंसेस के जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अब आपने अगर हाइड्रोक्लोरिक गैस बनानी है तो वो आप ऑनलाइन तो नहीं बना सकते। अनलेस आप केमिकल्स को मिलाएं ना और गैस को बाहर निकलता हुआ न देखें, उसके टेस्ट ना करें, तो आप वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, फेस टू फेस का बहरहाल हमें ज़रूरत रहेगी और रहनी भी चाहिए। अच्छा एहसन साहब, एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप भी एग्री करेंगे, किसी ज़माने में मोस्ट ऑफ अस, जितने भी हम लोग हैं, या तो हमने या फिर हमारे वालिदैन ने शहरों का रुख किया ड्यू टू एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए, या हम खुद यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। सो आप समझते हैं कि इस ऑनलाइन एजुकेशन को भी हमें वो के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, और जो दही इलाकों के लोग हैं वो वहीं पे रहें और अच्छे इंस्टीट्यूशन में वो अपना एडमिशन करवाएं, और तकरीबन अगर महीने में उनको आना है तो सिर्फ 5-6 दिन के लिए आ जाएं, बाकी 20-25 दिन वो वहीं से बैठ के पढ़ें। सो हमारी जो अर्बन आबादी बढ़ रही है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब देखें ना, रूरल की जो शिफ्ट है अर्बन की तरफ, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। उनको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, उनको इससे अवेयरनेस दी जाए, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए। अब ये आने वाले वक्त की ज़रूरत है, आप इससे सहारा लेके इसको यूज़ करके आप अपनी ट्रैवलिंग को कम करें। देखें ना, ये जो ट्रैवलिंग है ये भी कम हो जाएगी, इससे उनके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और उनकी जो फटीग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको रूरल को भी एजुकेट किया जा सकता है इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत, और ये आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है।
सही। और बहुत सारे इदारे ऐसे काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों HEC ने भी नोटिफाई किया है बहुत सब यूनिवर्सिटीज को, जी आप इसको डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के सिस्टम को लें। इसका मतलब है तमाम यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन मिल गई है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि हर बंदा अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में अपने तरीके से मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो अडॉप्ट करके तो अपनी एजुकेशन जो उसकी थर्स्ट है उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सर हमने देखा जब कोविड-19 आया तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ऑनलाइन में, वैसे तो ये शिफ्ट आया हमारे में, लेकिन ये कि उस तरह से एजुकेशन को सीरियस नहीं लिया, मतलब क्लासेस लगाकर अपने काम किए या फोन यूज़ किया या सो गए, इस तरह से हमने देखा। और अब आप क्या समझते हैं कि हाँ एग्जैक्टली तो ये किस तरह से ओवरकम हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर अगर हम ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इससे नौजवान नस्ल तो मुतासिर होगी ना। हाँ, ये जैसे आपने फरमाया कि ये चैलेंज है। हाँ। और वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ये सिर्फ अवेयरनेस से दूर हो सकता है। लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि ये ऑनलाइन ये उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम है, और जब आप एंड पे इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत आप कोई डिग्री लेते हैं वो तब तक डिग्री रहेगी जब तक आप उस एजुकेशन से फ़ायदा नहीं उठाते, वरना वो कागज़ का टुकड़ा है। ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपने बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। जब आप अपनी औलाद पे अपने बच्चों पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं, आप कोई खर्चा करते हैं तो उसका बिल तो आपको मिलता है ना। ये डिग्री बेसिकली उन एक्सपेंसेस का बिल होता है। हाँ। कि ये देखें, ये आपने जो एक्सपेंस किए ये उसका बिल मिला आपको। अब वो बिल तब बिल रहेगा कि अगर आप वो एजुकेशन को अप्लाई करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। आपने कोई चीज़ परचेज़ की मार्केट से और चीज़ परचेज़ करते आपने फेंक दी, तो फिर आप कहेंगे जी मुझे बिल की क्या ज़रूरत है, वो भी फेंक दें। ये बिल्कुल वही केस है कि अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं, आपके डिग्री की सूरत में वालिदैन को या बच्चे को बिल मिला कि जी आपने एक्सपेंसेस किए थे, अब अगर आप उससे फ़ायदा उठाएंगे तो वो बिल भी फ़ायदेमंद होगा। और इसका ओपन मार्केट में जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सिस्टम के तहत पढ़ के जाता है तो अपनी वर्थ खुद प्रूव करता है। बिल्कुल। और कोई भी सिफारिश आपको एंट्री तो दिलवा सकती है, लेकिन वहाँ की आप वहाँ पे सस्टेन तब कर सकते हैं, रिटेन तब हो सकते हैं जब आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और परफॉर्मेंस तब देंगे जब आपने अपनी एजुकेशन को अपने तय अपनी मेहनत से हासिल किया हो। वो कागज का टुकड़ा आपको दिखा तो देगा जी आपने किया हुआ है, बट उसकी वर्थ आप एक्सपोज हो जाएंगे। एग्जैक्टली, यू विल बी एक्सपोज विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एहसन साहब, जो मैंने सवाल किया था इसके मुताबिक अब क्या यूनिवर्सिटीज़ भी रेडी हैं इस डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से? कोई शख्स अगर अपने गांव में बैठ के किसी गैजेट के ज़रिए यूनिवर्सिटी में क्लास लेना चाहता है तो यूनिवर्सिटी भी विलिंग होगी? और दूसरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि अगर आप एक चीज़ को जाके किसी ब्रांड में किसी ब्रांड की शॉप पर जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर जाके आप लेक्चर लेंगे, आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पड़ेगी जिसने हमने पहले कहा, फिर उनको भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन में यूनिवर्सिटी का तो उस तरह से एज सच एक ट्यूटर के अलावा या एक प्रोफेसर के अलावा एक्सपेंस नहीं है, तो उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। डेफिनेटली कॉस्ट तो कम होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की कि आपको वो फेस टू फेस रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरे एक्सपेरिमेंट महीने बाद 2 महीने बाद कर लें, मे बी लेकिन डिपेंडिंग अपॉन के कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि आगे सब चीज़ें टेक्निकल होती जा रही हैं। देखिए ना, इंजीनियरिंग सक्सेसफुल सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपके जो डिफरेंट स्किल्स हैं, आईटी ये एक सक्सेसफुल फील्ड है और आजकल का सबसे हॉट फील्ड है कि जो बंदा कह रहा है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, जिस बंदे को देखे जी कंप्यूटर करना है। लेकिन ये भी एक बात बिल्कुल हकीकत से करीब तरीन है कि किसी भी एक फील्ड में एक बूम आता है और फिर बाद में उस पर जवाल भी आता है। अगर आप याद हो कि 90s में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा बूम था, बिल्कुल, और लोग जिसको देखें MBA कर रहा है, फिर उसके बाद कंप्यूटर का आया, फिर कंप्यूटर जवाल पजीर हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर तरक्की की गई। अपने का जी अब कंप्यूटर जो है जो सब्जेक्ट्स का ऊपर नीचे होना, ये इसकी डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है अकॉर्डिंग टू दी टाइम। ठीक है, जो नीड ऑफ द टाइम क्या है उसके मुताबिक आप। सर मुझे ये भी बताएं कि टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी कोई इकदाम लिए गए हैं या फिर काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा है। टीचर्स की ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जिस तरह ये एजुकेशन के ऊपर B.Ed है, ये या M.Ed पहले किसी दौर में होता था, तो आजकल B.Ed ऑफर हो रहा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका जो टोटल करिकुलम है ना, उसके अंदर एक टीचिंग प्रैक्टिस का कंपोनेंट है।
ठीक है। वो एक उसका हिस्सा है। टीचिंग प्रैक्टिस क्या होती है कि आपने एक 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड की, उस पर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया और उसके बाद आपने 1 महीना 1.5 महीना ये सब्जेक्ट के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड नहीं, टीचिंग प्रैक्टिस मतलब चाहे वो ऑनलाइन हो या फेस टू फेस हो, वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं किसी स्कूल में जाके कि जी आपने 1 महीना उस स्कूल में जाके पढ़ाना है। ठीक है। और जिस क्लास को आप चाहते हैं उस क्लास के लेसन्स तैयार करने हैं, प्रॉपर उसकी लेसन प्लानिंग होती है और एंड पेपर उनकी प्रेजेंटेशंस होती है। ठीक हो गया। ये हर यूनिवर्सिटी बीएड प्रोग्राम में ऑफर कर रही है और बीएड भी डिफरेंट लेवल के लिए है। एफए के लिए अलग बीएड प्रोग्राम है, वो 4 ईयर का है। इसी तरह बीए के बाद बीए जो है बीएड जो है वो 2.5 साल का है। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। थैंक यू सो मच मुजानिका, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू में आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और अब बात करेंगे हम पाकिस्तान के नौजवानों की, उनकी सलाहियत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। और बल्दिया टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल हनान ने आज़रबाईजान में होने वाले वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार फतह हासिल की और फाइनल में अपने हरीफ को दूसरे राउंड में नॉकआउट करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिया। और ये कारनामा सिर्फ एक इनफरादी जीत नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ अब्दुल हन्नान मौजूद हैं। हनान, थैंक यू सो मच जानिएगा। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। इस मैच का अहवाल तो बताइए, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने नॉकआउट किया है अपने हरीफ को। सर बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले एवियन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ को दुनिया के सामने, दुनिया के प्लेटफॉर्म के सामने रखा। और मैं वो लम्हा याद भूल नहीं सकता कि जब पाकिस्तान के लिए हम खेलते हैं और दिन रात एक करते हैं और पाकिस्तान का परचम हम बुलंद करते हैं, तो वो लम्हा हमारे जिंदगी का एक ऐसा लम्हा होता है कभी इसको कभी भी हम भुला नहीं सकते। बिल्कुल अब्दुल हनान, मुझे ये बताएं कि जब आपका ताल्लुक भी बल्दिया टाउन जैसे इलाके से है, ज़ाहिर है वहाँ पर उस तरह वसाइल नहीं है। जब आप जीत कर आए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मोहल्ले वालों का, घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? तो मैं जब आया तो एयरपोर्ट में मेरा अपने शागिर्दों ने और इलाके वालों ने जो जिस तरह इस्तकबाल किया, मेरा बिल्कुल उस तरह उम्मीद नहीं था। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी जो हुकूमती कोई सरबराही का, मतलब मैं पॉलिटिकल कोई पार्टी का मतलब सरबराह थे या इलाके के कोई जो जिम्मेदारान शख्सियात थे, उनमें कोई भी नहीं था। जिस तरह मेरे तवक्कुआत थे कि वो भी आएंगे और हमारे हौसला इससे ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन अपने इलाके वालों ने जिस तरह मोहब्बत दी तो फिर इस तरह ख्याल नहीं आया कि कोई, लेकिन ये गिला होता है, आपकी एक सोच होती है जब आप वापस अपने मुल्क आते हो, आप इतनी बड़ी व्यक्ति लेकर के मुल्क के लिए खेलते हो दिन रात। और वहाँ पे हमने जिस तरह रातें काटी है, भूखे रह करके वजन कट किया और जिस तरह हमने दिन रात किया, ये सारी कुर्बानियों को देख करके जब आप वापस आते हो और आपको इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो थोड़ा दिल मायूस हो जाता है। तो लेकिन फिर भी अपने बच्चों ने जिस तरह से शागिर्दों ने मेहनत की और वो सारे आए दिन रात, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो कि 5 साल 6 साल के बच्चे तक यहाँ तक कि वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। बिल्कुल ऐसी है। आपको हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। लेकिन हन्नान, ये बताइएगा कि ये कितने अरसे से आपका ये सिलसिला जारी था और कब से आपने बॉक्सिंग स्टार्ट की? और ये जीत तो बहुत अरसा पहले भी माशाल्लाह से आप इसको अचीव कर सकते थे, लेकिन मसाइल मेरा ख्याल है वसाइल कम, इस वजह से ये नहीं हुआ। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तकरीबन 17-18 साल की फील्ड में हूँ और मैंने पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ खेला हूँ। मैं इसी तरह और ठीक हो गया हनान, थैंक यू सो मच जानिएगा। अब्दुल हनान हमारे साथ मौजूद थे। वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम, ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको सबकी सोच जरूर पसंद आई होगी। मुझे गजल अशरफ को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।